नमस्कार विद्यार्थियों, एपिक क्लासेस के डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी दामोदर पारिक, अकाउंट्स एजुकेटर। एक बार फिर हम तैयार हैं हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक बार छोटा सा रिकेप। हमने शुरू किया था साझेदारी का सामान्य परिचय, हमारा पहला चैप्टर है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है। एक एक पॉइंट्स को हम क्लियर करते हुए एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो सब आपके दिमाग में फीड हो गया है, ऐसा मुझे 100% विश्वास है, क्योंकि आप पूरी एनर्जी से अकाउंट्स पढ़ने में लगे हुए हो। कॉमर्स का मतलब ही अकाउंट्स ही है। अच्छे अकाउंटेंट बनना, अच्छा सीए बनना, ये सब डिपेंड करता है कि आपने 11th और 12th क्लास में अकाउंट्स को कितना सीरियसली और बड़ा ध्यान से पढ़ा है। हमने पढ़ा था साझेदारी के सामान्य परिचय में कि साझेदारी का अर्थ क्या है, साझेदारी की विशेषता, प्रकार, साझेदारों के पूंजी खाते, ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन था। फिर हमने पढ़ा कि साझेदारों के बीच में लाभ हानि का विभाजन करेंगे तो एक नया खाता बनाया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें साझेदारी संलेख में दिए गए सभी बिंदुओं का समायोजन हमने उसमें किया था। फिर पता चला कि भाई अब लाभ हानि नियोजन खाता बना दिया, साझेदारों को वेतन, कमीशन, ब्याज वगैरह सब दे दिया। अब ये साझेदारों के पूंजी खाते में लिखो। तो फिर नई समस्या आई कि पूंजी खाते तैयार कैसे किए जाए। तो पूंजी खाते तैयार करने की भी दो विधियाँ, एक स्थिर विधि तो नेचुरल है, दूसरी कौन सी होगी, परिवर्तनशील विधि। स्थिर विधि में पूंजी खाते का शेष हमने स्थिर रखा, उसमें चेंज नहीं किया, इसलिए हमने साझेदारों से संबंधित लेन देन के लिए एक नया खाता बना दिया, चालू खाता, करंट अकाउंट। और परिवर्तनशील विधि में सिर्फ हमने पूंजी खाता बनाया, उसमें साझेदारों से संबंधित सभी लेन देन लिखे, इसलिए साझेदारों के पूंजी खाते का शेष हर ट्रांजैक्शन के बाद में परिवर्तित होता रहा, इसलिए इसका नाम परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि है। फिर हमने पता कि अभी साझेदारों की पूंजी पर ब्याज तो दिया जाए, लेकिन साझेदारों की पूंजी पर ब्याज देने के संबंध में क्या क्या प्रावधान है। तो हमने वो तीन बातें पढ़ ली कि साझेदारी संलेख में उल्लेख है या साझेदारी संलेख में उल्लेख नहीं है या अनिवार्य है। फिर हम आगे बढ़े कि यदि हम पूंजी पर ब्याज फर्म दे सकती है तो फर्म साझेदारों के आहरण पर ब्याज ले भी सकती है। और आहरण पर ब्याज ज्ञात करने की तीन विधियां हमने पढ़ी, सरल विधि, गुणनफल विधि और औसत अवधि विधि। राइट। अब हम आगे चलते हैं कि मान लो फर्म के साझेदार अकाउंटेंट पुस्तकें बंद कर दे और उसके बाद उनको पता चले कि कुछ समायोजन करने से रह गए हैं, तो साझेदारों की पुस्तकें बंद करने के बाद में समायोजन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे और बड़े ही आराम से एक एक छोटी छोटी बात को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे, ताकि आपके दिमाग में एकदम स्ट्रेट जाकर के ये फीड हो जाए और कभी आपके दिमाग से बाहर नहीं निकले, आपके मेमोरी से अकाउंट्स कभी बाहर नहीं जाए। राइट। तो जैसा कि टॉपिक का नाम ये बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन। अब साझेदारी खाते हमने बंद कर दिए, क्योंकि पता है कि वित्तीय वर्ष है तो अप्रैल से मार्च है, कैलेंडर ईयर है तो जनवरी से दिसंबर है। तो हमने जैसा भी मान लो कि एक फर्म का वित्तीय वर्ष शुरू होता है यहाँ से, एक फर्म ने 1 अप्रैल 2014 को व्यापार स्टार्ट किया तो उसकी पुस्तकें नेचुरल है, कब बंद होगी, 31 मार्च 2015 को। तो 31 मार्च 2015 है, ये उस फर्म के लिए पुस्तकें बंद करने का समय है, ये उसकी क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट है इसकी। तो इसने क्या किया कि इस तारीख को 31 मार्च 2015 को पुस्तकें बंद कर दी, लाभ हानि नियोजन खाता बना दिया, साझेदारों के पूंजी खाते बना दिए। उसके बाद पता चला कि कोई समायोजन करने से रह गया, तो इस तिथि के बाद यदि पता चला कि कोई समायोजन रह गया हो तो वो समायोजन तो फिर बंद हुए साझेदारी खातों में ही होंगे ना। अब वो समायोजन क्या हो सकते हैं, देखो गलती तो कुछ भी हो सकती है, जब बात गलती की हो तो उसको की कोई लिमिट नहीं है कि हमने पूंजी पर ब्याज नहीं दिया, आहरण पर ब्याज नहीं लिया, साझेदारों को वेतन, कमीशन कुछ नहीं दिया। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं कि सब भूल गए तो इरेजर लगाओ और उसमें दूसरी जगह लिख दो, जैसे कि आजकल आप लोग करते हो, क्लास वर्क में भी इरेजर लगाते हो और कई बच्चे तो क्या करते हैं, हाफ ईयरली और डेली टेस्ट होता है उसमें भी इरेजर से कर देते हैं। अकाउंट्स में इरेजर का कोई उपयोग नहीं है। यदि आपको किसी व्यक्ति के खाते में 5,000 लिखने थे और आपने यदि 50,000 लिख दिए हैं, तो अब आपको 5,000 करने के लिए उस 50 के रिवर्स में 45,000 की एंट्री करनी पड़ेगी। यही तो लेखांकन की विश्वसनीयता है कि यहाँ पर ओवर राइटिंग का स्थान नहीं है।
हर भूल के लिए आपको सुधार की प्रविष्टि करनी पड़ेगी। जैसा कि आपने 11th में पढ़ा था सुधार की प्रविष्टियाँ, तो वो सुधार की प्रविष्टियाँ इसीलिए है कि आपको ओवर राइटिंग नहीं है, इरेजर का यूज नहीं करना है। इरेज करो तो अपनी गलतियों को करो ताकि आप गलती करो ही नहीं, काम एक्यूरेसी से होता रहे। इसलिए इसमें सुधार के लिए जो भूल गए हैं उनके लिए समायोजन करना पड़ेगा। तो अब कौन कौन सी स्तुतियाँ हो सकती है, तो जो समायोजन करने से रह गए वो क्या हो सकता है। पहला तो सबसे बड़ा यही हो सकता है कि फर्म के जो लाभ थे उन लाभ का गलत अनुपात में विभाजन कर दिया गया। लाभ का गलत अनुपात में विभाजन, साझेदारों ने अपने फर्म के लाभ हानि को गलत अनुपात में विभाजन कर लिया। अब इस गलत अनुपात में विभाजन का क्या परिणाम होगा कि किसी एक व्यक्ति को कम मिलेगा तो एक व्यक्ति को क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। है तो उनके पास ही ABC 3 साझेदार है और उन्होंने लाभ को किसी अलग अनुपात में बांट लिया, तो वो चौथे व्यक्ति को थोड़ी मिलेगा, D को थोड़ी मिलेगा। A को कम मिलेगा तो नेचुरल है B या C को ज़्यादा मिलेगा। अब A कह रहा है कि मुझे भी कम मिला है और B कह रहा है मुझे भी कम मिला है, तो नेचुरल है किसको ज़्यादा मिला है, C को ज़्यादा मिला है। ऐसा थोड़ी कि C कहेगा मुझे भी पता नहीं है, मेरे पास भी कम आया, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो दोहरा लेखा प्रणाली है, एक व्यक्ति पाने वाला तो दूसरा देने वाला। एक पक्ष के लिए खर्चा या हानि तो दूसरे के आय और लाभ है ना। एक के पास वस्तु आने वाली तो एक की वस्तु जाने वाली। इसलिए लाभ का गलत अनुपात में यदि विभाजन हुआ है तो नेचुरल है कि किसी व्यक्ति को कम मिला और किसी को ज़्यादा मिला है। सेकंड हम पढ़ते हैं पूंजी पर ब्याज से संबंधित, कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज। साझेदारों ने अपनी पूंजी पर ब्याज, वही है लगाने वाले, लेकिन या तो उन्होंने पूंजी पर ब्याज नहीं लगाया, या उनकी पूंजी पर ब्याज कम लगाया गया, या उनकी पूंजी पर ब्याज ज़्यादा लिखा गया। इनमें से कोई भी हो सकता है, सब अशुद्धियाँ ये। कम लिखना, ज़्यादा लिखना या नहीं लिखना मतलब नहीं देना, ये भी अशुद्धि है। कि पूंजी पर ब्याज नहीं देना, कम देना या ज़्यादा देना, ये भी अशुद्धि है। तीसरा हो सकता है कि साझेदारों के आहरण पर ब्याज भी नहीं लगाया हो। साझेदारों के आहरण पर ब्याज, इसका लेखा नहीं किया गया। फिर किसी साझेदार को वेतन देना था, साझेदार को वेतन नहीं दिया गया। किसी साझेदार को कमीशन देना था, कमीशन भी नहीं दिया गया, तो कमीशन का लेखा नहीं करना या इनकी कैलकुलेशन नहीं करना। बात एक ही है, कमीशन का लेखा नहीं करना, राइट। और चौथा क्या हो सकता है, इन तीनों को मिलाकर के हो सकता है। ऐसा नहीं कि साहब ये गलती होगी या ये होगी या इन्वेस्ट होगी, सब एक साथ हो सकती है। लाभ का गलत अनुपात में भी विभाजन हो गया, पूंजी पर ब्याज भी नहीं दिया गया, कम दिया गया, ज़्यादा दिया गया। 6% देना था, 9 दे दिया, तो 6 देना था 9 दिया तो ज़्यादा दिया, और 9 देना था और 6 दिया तो कम दिया। लेकिन जब भी गलत हो गया हो, जैसे लाभ गलत बांट दिया हो, पूंजी पर ब्याज गलत दे दिया हो, तो सुधार क्या होगा कि जो गलत हो गया उसको तो वापस लेना और सही को देना। फिर उसके परिणाम स्वरूप उनके लाभ हानि में जो भी परिवर्तन होगा या इससे परिणाम स्वरूप जो लाभ हानि होगी वो उन साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। तो मुख्य रूप से ये गलतियां हैं। लाभ का गलत अनुपात में विभाजन हो सकता है, पूंजी पर ब्याज नहीं लगाया जा सकता है, कम दर से हो सकता है, ज़्यादा दर से हो सकता है, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन का लेखा नहीं हो सकता है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि पूंजी पर ब्याज, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज होता है वो प्रारंभिक पूंजी पर भी होता है, और वर्ष में यदि उन्होंने अतिरिक्त पूंजी लगाई या हटाई तो उस पर भी होता है। यदि आपने लाभ बांट दिया है, प्रश्न में लाभ की राशि भी है, प्रश्न में आहरण की राशि भी है, और ये लिखा है कि 31 मार्च 2017 को अंतिम खाते बनाने के बाद, लाभ बांटने के बाद, आहरण का लेखा करने के बाद पूंजी का शेष ये है, और फिर पता चला कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में बदलना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखने की, भाई पूंजी पर ब्याज तो देना है लेकिन मेरे पास तो पूंजी क्लोजिंग है, और अगला कह भी रहा है कि लाभ इतना था वो इस अनुपात में बांट दिया और आहरण का लेखा भी कर दिया, तो आपने ओपनिंग कैपिटल को क्लोजिंग में बदला था। अब आपको क्लोजिंग को किस में बदलना है, ओपनिंग में, तो आपको रिवर्स चलना है, उल्टे पाँव चलना है।
इसलिए जो आपने पहले प्लस किया था वो माइनस, और जो माइनस किया था वो प्लस। तो इनके सुधार की हमें प्रविष्टियाँ करनी है, इसका लेखा करना है। वो सुधार का लेखा कैसे होगा, कौन कौन से तरीके हैं, वो भी हम आगे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में आ गया समायोजन या सुधार की विधियाँ कितनी है। यदि साझेदारों ने पुस्तकें बंद कर दी है और उनकी पुस्तकों में सुधार करना है तो सुधार की विधियां कितनी हो सकती है। तो नेचुरल है, 2 विधियां है, राइट। 2 विधियां है कि कौन सी है किताब, एक पहली है एक दूसरी है। इतना आसान नहीं है। पहली कौन सी विधि है, पहली प्रविष्टि है सिंगल एंट्री, एकल प्रविष्टि से। इसका मतलब एक एंट्री करनी है, राइट। एकल प्रविष्टि मतलब प्रविष्टि करो, आपको केवल एक ही एंट्री करनी है एकल प्रविष्टि से, मतलब सिंगल एंट्री। एक एंट्री में ही आपको जिसको नुकसान हो रहा है उसको क्रेडिट, जिसने पहले फायदा उठा लिया उसको डेबिट करना है। तो या तो आपको सुधार किससे करना है, सिंगल एंट्री से, एकल प्रविष्टि से। और दूसरी जो विधि है वो है लाभ हानि समायोजन खाता बनाकर, राइट। नियोजन खाता नहीं बनाना है, अब हमें समायोजन खाता बनाना है, लाभ हानि समायोजन खाता। तो इस समायोजन खाते से होंगे, लाभ हानि समायोजन खाते से P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। तो आप याद रखोगे कि बंद पुस्तकों में सुधार की कितनी विधियां है, तो आप तुरंत बता दोगे साहब सुधार की 2 विधियां हैं, एक प्रविष्टि से एक प्रविष्टियों से है। एक में सिंगल एंट्री करनी है और एक में खाता बनाना है। अब ये लाभ हानि समायोजन खाता बनाओगे आप, आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, ये लाभ हानि समायोजन खाता आपने बनाया। इसमें वही समायोजन लिखे जाएंगे जो भूल गए हैं, जिनमें अशुद्धियाँ हो गई है। जो समायोजन करना आप भूल गए, केवल उन्हीं समायोजन का लेखा इसमें करना है, बाकी नहीं करना है। हाँ, ये जरूर है कि आपने गलत कर दिया, लाभ गलत बांट दिया हो तो वापस लेना पड़ेगा। तो अब इसमें जो लाभ है वो P&L से नहीं आएगा, इसमें जो लाभ की राशि होगी वो साझेदारों के पूंजी खाते से आएगी, क्योंकि हमने दे दिया उनको तो वापस लेना है। तो इसमें वही समायोजन करने जो भूल गए हैं, जो अशुद्ध हो गए हैं। कौन सा खाता बनाकर, लाभ हानि समायोजन खाते से। तो बंद पुस्तकों में समायोजन करने की 2 विधियां होगी, एक प्रविष्टि से और एक प्रविष्टियों से। तो कई बार इसका नाम और भी है, हम इसको लाभ हानि समायोजन खाता भी कहते हैं और इसमें कहते हैं कि प्रविष्टियां कीजिए। प्रविष्टियां कीजिए तो आप ये नहीं कहोगे साहब मिस प्रिंट हो गया होगा, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, मैंने तो इसको प्रविष्टि समझ लिया। एंट्री और एंट्रीज में ए लॉट ऑफ डिफरेंस है ना। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, वो अमिताभ बच्चन गाना गाते थे ना, बस वैसी बात है। एंट्री करनी है या एंट्रीज, यदि एंट्रीज करनी है, प्रविष्टियां करनी है, तो आप मान के चलना आपको क्या बनाना है, लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है। और लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है, उसमें केवल वही ट्रांजेक्शन लिखने जो भूल गए हैं, जिनको करने से रह गए हैं। अब यदि आप सिंगल प्रविष्टि करोगे तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि सर किसको फायदा हुआ या किसको नुकसान हुआ, तो इसमें भी तो कुछ बनाना पड़ेगा। तो इसमें हम वर्टिकल कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब कुछ कहते हैं वर्टिकल कैपिटल का नाम बदल दें, वो क्या विश्लेषण तालिका है, एनालिटिकल टेबल। कुछ कहते हैं टेबल फॉर एडजस्टमेंट, और हम कहेंगे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस नाम से पुकारते हो, आपको आंसर राइट निकालना है और उसकी एंट्री राइट करनी है। नाम तो देश प्रदेश के हिसाब से कुछ भी हो सकते हैं, राइट। तो हम इसमें देखेंगे कि सिंगल प्रविष्टि करनी हो तो इसमें क्या बनाया जाता है, इसके अंदर एनालिटिकल टेबल, विश्लेषण तालिका बनाई जाती है। अब आपको थोड़ा ये अटपटा लगे कि एनालिटिकल टेबल तो हमें स्पेलिंग क्यों नहीं आएगी, तो एनालिटिकल टेबल है, इसकी जगह हम इसका नाम रख देंगे और या हम जो बनाएंगे वो वर्टिकल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होंगे। वर्टिकल होंगे, पर्टिकुलर का कॉलम एक ही होगा, तो वर्टिकुलर पर्टिकुलर्स बना करके और उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट और क्रेडिट ये हम उसमें लिख देंगे। तो बनाया तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही है, लेकिन ये कौन सी विधि से बनाना है, वर्टिकल विधि से। एक पर्टिकुलर और वो डेबिट क्रेडिट के अलग कॉलम थे, उनको साथ लिया है हम। इधर क्रेडिट था इधर डेबिट था, दोनों एक जगह गए और दोनों का जो एक कॉमन है वो क्या है, पर्टिकुलर्स है, उसको हम साथ ले लेंगे। अभी हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे, लेकिन पहले आप इसको एक बार अपने दिमाग में पूरा सेव कर लो कि हमने कहाँ से शुरू किया और हम कौन से स्टेप पर, कौन से पायदान पर है।
हमने शुरू किया कि बंद पुस्तकों में समायोजन कैसे किया जाए। यदि लेखा पुस्तकें बंद कर दी है साझेदारी की और कुछ लेन देन रह गए हैं या कुछ लेन देन है वो गलत हो गए पुस्तकों में, कम या ज़्यादा दर से, कम या ज़्यादा राशि से हो गए, तो उनका सुधार कैसे किया जाए और वो कौन कौन सी अशुद्धियाँ हो सकती है। देखो, आदमी जब गलती करता है ना तो उसकी कोई लिमिट नहीं आती है। कोई कहता है कि ये क्या कर दिया, ये गलती कैसे होगी। अब जो गलती होना है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए अशुद्धि कोई भी हो सकती है और अशुद्धि के सुधार का नियम कुछ नहीं है। नियम ये है कि जो नहीं किया उसको करो और जो गलत हो गया उसका रिवर्स करो। यही होगा कि मान लो आपने पढ़ाई नहीं की है तो पढ़ाई कर लो, और कर लिया तो अब इसकी कॉपी किताबें बंद कर दो। यही होगा। आपने किसी व्यक्ति को 100 रुपये देने थे, नहीं दिए तो अब दे दो, और यदि 100 देने थे 150 दे दिए, अब सुधार क्या हो सकता है, 50 रुपये वापस ले लो। तो जो गलत हो गया उसका सुधार क्या होगा, रिवर्स करने से। अब हमारे अकाउंट्स में रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि हमने किसी व्यक्ति के खाते में ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, तो अब सुधार कैसे होगा, उतना ही डेबिट करने से। यदि हमें किसी को डेबिट करना था और हमने किया ही नहीं, तो डेबिट वाले को डेबिट कर दो, क्रेडिट वाले को क्रेडिट कर दो। यही सुधार का नियम है। चलिए हम आगे चलते हैं कि एकल प्रविष्टि में क्या किया जाएगा, कैसे सुधार किया जाएगा। अब इसको आप दिमाग में बैठाओ। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि यह बात आपको याद रखनी है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जो चीज़ें आती है वो साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट में आएगी। राइट? क्या क्या आया था बताओ? उसमें आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स बोनस और प्रॉफिट। ये P&L के कितने लिखा था, डेबिट में, और साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट में। तो फिर P&L के क्रेडिट में क्या आया था, P&L के क्रेडिट में आया था आहरण का ब्याज और हानि। तो जो P&L के क्रेडिट में है वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। अब आज इसी का उपयोग ज़्यादा होगा। तो यदि आपको एकल प्रविष्टि से समायोजन करना है तो वर्टिकल कैपिटल अकाउंट समझो या एनालिटिकल टेबल बनानी है। अब कैसे बनानी है इसको आप थोड़ा ध्यान से समझो कि मैंने यहाँ एक बहुत लंबा फॉर्मेट बना दिया ताकि आप इसको आराम से समझ सको। कोई इसमें विशेष बात नहीं है कि ये कैसे बनेगा या हमें पता नहीं चलेगा। अगर स्टूडेंट्स को पता नहीं चलेगा तो फिर पता चलेगा किसको, राइट? तो मैंने ये कॉलम बना दिए, और ये कॉलम मैंने क्या मान के बनाए कि मान लो किसी फर्म में 2 साझेदार हैं। मैंने कहा ना, इसको विश्लेषण तालिका नहीं कहेंगे, हम इसको पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट ही कहेंगे। और ऐसा कब बनाना है, जब आपको एकल प्रविष्टि से सुधार करना है। यदि पूंजी परिवर्तनशील विधि से है तो इसका नाम क्या है, कैपिटल। और यदि पूंजी कौन सी विधि से है, स्थायी विधि से, तो इसका नाम क्या है, करेंट अकाउंट, राइट? ये पर्टिकुलर्स का कॉलम देखो, एक एक चीज़ बड़े ध्यान से देख रहना। अब हम यहाँ विवरण 2 और y वाले दोनों इधर लिखेंगे। मान लो साझेदार है A और साझेदार है B। ये इसके पूंजी खाते का डेबिट और ये इसके पूंजी खाते का क्रेडिट। ये इसके पूंजी खाते का डेबिट और ये इसके पूंजी खाते का क्रेडिट। हो गया, दोनों साथ आ गए। और ये फर्म का P&L हो गया। ये फर्म का P&L हो गया कि हम जो भी देंगे उसका प्रभाव इस पर जो होगा। ये P&L एडजस्टमेंट समझो, चाहे आप इसको P&L समझो। ये P&L एडजस्टमेंट है, ये इसकी डेबिट और ये इसकी क्रेडिट। अब मैंने 3 भागों में बांटा है, साझेदार से लेना क्या और साझेदार को देना क्या। अब आपको कि साहब लेना पहले क्यों, क्योंकि हम तो अकाउंटेंट हैं ना, कॉमर्स वाले हैं, इससे पहले लेंगे उसके बाद ही देंगे। जो है वो पहले हमारे पास आ जाना चाहिए। तो अब साझेदार से क्या लेना, लेने का मतलब उसके खाते में डेबिट करना। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बार बार रिवाइज इसलिए लिख रहा हूँ कि साझेदारों के पूंजी खाते का शेष क्रेडिट होता है। जैसे आप क्रेडिट वाले में क्रेडिट करोगे तो बढ़ जाएगा, जैसे हमें साझेदार से लेना है वापस, इसलिए हम उसके खाते में क्रेडिट में नहीं लिखेंगे, उसके खाते में किधर लिखेंगे, डेबिट में। तो हमें 2 चीज़ें लेनी है। एक तो आहरण पर ब्याज, वो तो हमेशा ही लेते ही है। दूसरा कि जो चीज़ हमने उनको ज़्यादा दे दी है। अब आपको साहब ज़्यादा क्या दिया जा सकता है, मान लो पूंजी पर ब्याज ज़्यादा दे दिया तो पहले जो दिया वो लेंगे। मान लो लाभ को हमने गलत अनुपात में बांट दिया, भले वो कम हो या ज़्यादा, तो जिस अनुपात में बांट दिया उसी अनुपात में वापस लेंगे। सैलरी देनी थी A को और दे दी B को, B से वापस लेनी है। तो लेने का मतलब है डेबिट करने से। तो
तो पहला हिस्सा मैंने लिख दिया कि पहली बात है कि साझेदारों से हमें क्या करना है, लेना है। जो लेना है वही क्या करना है, वसूल करना है। अब वसूल करना है इसका मतलब साझेदारों के पूंजी खाते के कौन सी साइड में लिखना है, डेबिट में। डेबिट कौन सी, ये डेबिट, इसमें हमें लिखना है। अब देखो साझेदारों के पूंजी खाते के डेबिट में लिखा तो इसके कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट में, राइट। अब ये साइड खाली है, ये साइड खाली है। पूंजी खाते के डेबिट में तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। अब क्या लेना या वसूल करना है, सबसे पहले तो आहरण पर ब्याज। अब थोड़ी तो अंग्रेजी लिखने दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो लेना मीन्स वसूल करना। देखो ये डिजिटल बोर्ड है, ये हमसे भी तेज भागता है, वैसे हम कॉमर्स वाले हैं, पकड़ लेते हैं इसको। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हमें साझेदारों के आहरण पर ब्याज वसूल करना है, राइट। दूसरा, यदि आपने विभाजन योग्य लाभ जो था प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को आपने कोई भी अनुपात था उसको आपने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रॉन्गली डिवाइड कर दिया, बात एक ही है। यदि आपने इसको गलत डिवाइड कर दिया तो उसको भी आपको क्या करना है, इनके खातों में वापस डेबिट करना है। करेंगे तो इनके खातों में डेबिट किया तो पिंडल के किधर जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। ये बात आपको 100% याद रखनी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप तुरंत मेरे से पहले आप बोल जाओगे। और यही एक टीचर के लिए संतुष्टि की बात है कि उसके स्टूडेंट उससे पहले यदि प्रश्न का जवाब बता दे तो ये हमारे लिए मानसिक संतुष्टि है। इससे बड़ा आनंद हो ही नहीं सकता कि मैं जब आपको एक्सप्लेन करूं आप समझो, और जब क्वेश्चन करें तो आप मेरे करने से पहले आप इसको सोल्व करके बैठ जाओ। लेना मीन्स वसूल करना, मतलब उनके खाते में डेबिट में लिखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया है तो वो हमेशा ही उनके पूंजी खाते की किधर होगा, डेबिट में होगा, है ना। लाइन की मतलब लेना है, डैश कर दिया इसका मतलब नहीं है। प्रॉफिट यदि आपने गलत डिवाइड कर दिया है तो वो भी लेना है। और इसके अलावा मान लो आपने सैलरी कमीशन ज़्यादा दे दिया, वो भी लेना है। अब आप समझ गए कि जो गलत बांट दिया वो भी लेना और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेना। सेकंड चीज़ है देना। तो हमने लेने की बात कर दी तो अब देने की बात भी करेंगे, राइट। तो इसका रिवर्स हो जाएगा। अब आपने लिया नहीं है, उनको देना है, और देने का मतलब उनके खातों में क्या करना, क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या देना चाहिए उनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि आपने साझेदारों की पूंजी पर ब्याज नहीं दिया है तो आप उनके खाते में किधर लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे, राइट। तो इसमें क्रेडिट में आया तो इसमें किधर आएगा, डेबिट में आ जाएगा। समझ गए। अब एक चीज़ आपके दिमाग में और आनी चाहिए कि हमने नहीं दिया तो दिया, और मान लो ज़्यादा दे दिया तो वापस करेंगे ना डेबिट। ये याद रखना, जो भी गलत हो गया हो वो पहले डेबिट करना है, या तो सही देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो दे दो। यदि आपने किसी साझेदार को क्या नहीं दी, सैलरी, अब दे देंगे। किसी साझेदार को कमीशन नहीं दिया, अब दे देंगे, राइट। ये देना ही है, लेकिन जो भी गलत हो गया हो वो वापस रिवर्स करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यदि आपने उनको गलत दे दिया है तो उसको वापस क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अब इसका प्रमाण क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, वो आप इधर आओ। देखो ये फर्म का P&L है। अब इसकी टोटल हम देखेंगे कि कौन सी साइड ज़्यादा है। मान लो डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो क्या हो जाएगी, लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट। इन समायोजन के कारण से हानि होगी। तो इस समय से इसको घटाएंगे तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो क्या माना जाएगा, लॉस माना जाएगा, राइट। लॉस है तो भी साझेदारों को बांटनी है, और प्रॉफिट है तो भी साझेदारों को बांटना है। यदि तीसरी घटना में या तो फर्म को क्या होगी, लॉस होगी, और या फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इनमें से कुछ हो सकता है। ये दोनों एडजस्टमेंट के कारण से है। यदि ऐसा हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू एडजस्टमेंट। याद रखोगे कि ड्यू टू एडजस्टमेंट साझेदारों को लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। लॉस क्यों है, क्योंकि आपकी कौन सी साइड ज़्यादा थी, डेबिट, और डेबिट में से आपने किसको घटाया, क्रेडिट। अगर ये ज़्यादा ये कम है तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा, हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा, जब आपका क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है। फिर इसको तो हमने बंद कर दिया, इसका कोई उपयोग नहीं है। अब आप ये स्थिति देखोगे कि मुझे कौन सी साइड में लिखना है, लॉस है या प्रॉफिट। इन समायोजन के कारण से लाभ हुआ या हानि हुई।
लेना या वसूल करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमेशा वसूल करना है। प्रॉफिट और जो गलत दे दिया हो, प्रॉफिट हमने गलत दे दिया तो भी लेना है, पूंजी पर ब्याज गलत दे दिया तो भी लेना है, लेकिन देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राइट, सही देना है और गलत को लेना है। सैलरी कमीशन सही देना है, गलत को लेना है। हर वो चीज़ वापस लेनी है जो हमने उनको गलती से दे दी है, राइट। मैंने नाम दो ही लिखे, लेकिन आपने ये देखना है कि हमने लाभ भी गलत बांट दिया, पहले डेबिट करो। इंटरेस्ट गलत दे दिया कैपिटल पर, पहले डेबिट करो। सैलरी गलत दे दी, पहले डेबिट करो। इन डेबिट क्रेडिट के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ये जो फर्म का पेंडल है इसका डेबिट या क्रेडिट ज़्यादा होगा। तो डेबिट यदि ज़्यादा है तो अंतर क्या होगा, लॉस, और क्रेडिट ज़्यादा है तो अंतर क्या होगा, प्रॉफिट। ये लॉस और प्रॉफिट जो भी होगा ड्यू टू एडजस्टमेंट, इसको साझेदारों में बांट दो, याद। अब मैं इसको लिख देता हूँ कि कैसे बांटना है। तो मैंने आपके लिए लिख दिया, मान लो आपके लिए क्या हो रही है कि ये लॉस हो रही है, और मान लो क्या हो रही है, प्रॉफिट। लॉस यदि है तो आपके इनके कौन सी साइड में लिखोगे, डेबिट साइड में लिख दोगे, डेबिट साइड में। और यदि प्रॉफिट का मतलब 20 से है तो कौन सी साइड में लिखोगे, क्रेडिट साइड में, हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इनके दोनों साइड का टोटल लगाओगे। अभी आपको केवल क्या करना है, टोटल लगाना है, डेबिट साइड का भी, क्रेडिट साइड का भी, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का। लास्ट में आपको क्या निकालना है, बैलेंस। इन दोनों के बैलेंस ज्ञात करने। और बैलेंस से क्या होगा, किसी व्यक्ति का डेबिट होगा तो किसी व्यक्ति का क्रेडिट होगा। एक व्यक्ति है जिसने पहले फ़ायदा ज़्यादा ले लिया, और एक व्यक्ति जिसको पहले नुकसान हो गया। तो जिसने पहले फ़ायदा ले लिया अब उसका बैलेंस क्या बोलेगा, डेबिट। और जिसको अब देना है, पहले नुकसान हो गया, उसका बैलेंस क्या बोलेगा, क्रेडिट। तो इन साझेदारों के खातों में से मान लो एक का बैलेंस डेबिट आता है तो इसका बैलेंस उतना ही क्या आएगा, क्रेडिट। ये मान के चलना। मान लो इसका बैलेंस क्या आ रहा है, डेबिट, तो इसका बैलेंस क्या आएगा, क्रेडिट। इसका बैलेंस डेबिट आ रहा है 100 रुपये, तो इसका बैलेंस क्रेडिट भी कितना आएगा, 100 रुपये। ऐसा थोड़ी है ये कह रहा मुझे 100 रुपये ज़्यादा मिले, वो कह रहा मुझे तो 150 कम मिले, है ना। ये ज़िंदगी में हो सकता है लेकिन अकाउंट्स में नहीं हो सकता है। आप अपने साथियों के साथ बैठ करके बेईमानी कर सकते हो, लेकिन पुस्तकें झूठ नहीं बोलती है। लाभ जो था वो तो इनके बीच ही है ना। तो डेबिट इसका होगा और क्रेडिट इसका है। मान लो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, एक ही एंट्री हो गई। अब ये कैपिटल डेबिट करना या करंट से करना, ये निर्भर करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। साझेदार अपने पूंजी खाते परिवर्तनशील विधि से रखते हैं या कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कैपिटल से ही करना है, और यदि स्थिर विधि लिखा हुआ है तो करंट अकाउंट से करना है। लेकिन ऐसा वर्टिकल अकाउंट बनाना है, समझ गए आप। तुरंत आप इसको अपने दिमाग में सेव कर लो, ये सेव कर लो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ताकि आपको कर्ण अर्जुन की तरह पुरानी बातें भी याद आ जाए, है ना। बिछड़े भी मिले तुरंत कई दिन बाद भी कि हाँ ये तो हमने 12th क्लास से पढ़ा था। और फिर आप जब भी करोगे तो आपको ये याद रहना चाहिए कि हाँ 12th में ये चीज़ मैंने पार्टनर्स में पढ़ी थी और मुझे आज भी याद है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। कुछ लोग इसको एनालिटिकल टेबल भी कहते हैं, कुछ इसको टेबल फॉर एडजस्टमेंट भी कहते हैं। हमने इसका सरल नाम लग दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हो गया। अब हमें साझेदारों से लेना है या साझेदारों को देना है। लेना मतलब वसूल करना, वसूल करना मतलब डेबिट करना। आरण का ब्याज तो हमेशा ही लेना है, लेकिन जो आपने गलत दे दिया हो, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, राइट, वो भी डेबिट ही करना है। देना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही, सैलरी कमीशन सही देना। और इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप लॉस या प्रॉफिट होता है, लॉस को हमने क्या नाम दिया, ए, तो इनके खाते में डेबिट में जाएगा। प्रॉफिट को क्या नाम दिया, बी, तो इनके खाते में क्रेडिट में जाएगा। फिर आप इनके खातों की क्या लगाओगे, टोटल, और टोटल के बाद क्या करोगे, बैलेंस। ऐसा नहीं हो सकता कि इसका बैलेंस भी बराबर है इसका बैलेंस भी बराबर है, फिर तो खोदा पाड़ निकली चुईया, है ना। ऐसा हो नहीं सकता। हम चुईया नहीं जा रहे हैं, इसे पाड़ थोड़ी खोदा हमने। हमें इसका निष्कर्ष निकालना है कि किस व्यक्ति को फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। अब सही व्यक्ति के खाते में क्रेडिट और जिसको पहले ज़्यादा मिल गया उसको डेबिट। अब एक क्वेश्चन कर दें ताकि आपको इसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हम कैसे करेंगे। चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को देखें। ABC ने वर्ष 2016 का लाभ, ये लाभ है 20,000 रुपये, राइट। साझेदार कौन है, ABC। 2-1-1 में विभाजित कर लिया, जबकि इस लाभ को 1-2-2 में विभाजित करना था। इसके सुधार हेतु समायोजन प्रविष्टि कीजिए, हो गया।
ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। मैं आपको सन नहीं बताऊंगा, मैं खाली इतना ही कहूँगा कि आपके 12वीं की परीक्षा देने से 20 वर्ष पहले और मेरे 12वीं परीक्षा देने के 20 वर्ष बाद आया था बस। अब आप सन की कैलकुलेशन करते रहो कि ये क्वेश्चन कब आया था। ऐसा नहीं कि साहब उतने वर्षों बाद भी आ सकता है क्या। अरे भाई, कुंभ का मेला 4 वर्ष बाद भरता है और बिछड़े हुए भी कुंभ के मेले में मिल जाते हैं, तो सवाल क्यों नहीं मिल सकता। सवाल भी मिल सकता है, बस नाम बदल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं बदलने वाला है। तो आपको पता चल गया इस क्वेश्चन में क्या करना है। इस समय इन्होंने लाभ को 2 1 1 में विभाजित कर लिया। ये सही है या गलत है? ये गलत है। तो इसमें तो हमें इनको क्या करना है, डेबिट। विभाजित कर लिया ने, तो इस अनुपात में इस राशि को इनके खाते में क्या करना है, डेबिट। कितने रुपए को? 20,000 को। और किस अनुपात में करना था क्रेडिट? 1:2:2 में। ये इस अनुपात में इनके खाते में क्या करना है, क्रेडिट। और क्या लिखा है, सुधार हेतु समायोजन प्रविष्टि दीजिए। सिंगल एंट्री करनी है। तो चलिए, अब सिंगल एंट्री करनी है तो आप समझ गए कि हमें कैसे बनाना है। अब हमें एंट्री भी, वर्किंग नोट भी बनाना है, इसलिए मैंने थोड़ी आपके लिए जगह छोड़ दी है। और 2 ही ट्रांजेक्शन है, तो वो भी ये फर्म का पेंडल हो जाएगा और ये इनका पेंडल हो जाएगा। 2 साझेदार है, इसलिए मैंने दोनों का नाम लिख दिया। राइट, ये मैंने इसका नाम लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। राइट, और ये फर्म का पेंडल हो जाएगा। फर्म भी लिख देते तो भी चल जाता है। ये फर्म का पेंडल है, ये इसकी डेबिट और ये इसकी क्रेडिट। ये हमारे विवरण का है कि कौन से ट्रांजैक्शन की बात हम कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा। साझेदार है ए, बी और सी भी है। चलिए, सी का कॉलम भी बनाना है, फिर तो हमें 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे ना। चलिए 3 कॉलम बना देते हैं। मैंने सोचा ए बी से ही काम चल जाएगा, नहीं चला तो कोई बात नहीं, ये ए बी सी का कॉलम भी हो गया। कॉमर्स में तो समायोजन की जगह है, ये लो, ये समायोजन की जगह है। ये मैंने सी का अकाउंट भी बना दिया और फर्म का भी मैंने बना दिया है। ठीक है, चलिए, ये ए, बी और सी, और ये फर्म का पेंडल मैंने यहाँ लिख दिया। राइट, कोई दिक्कत नहीं। फर्म का पेंडल, ये इसके डेबिट साइड और ये इसकी क्रेडिट साइड। ये इसकी डेबिट साइड, ये इसकी क्रेडिट साइड। ये इसकी डेबिट और ये इसकी क्रेडिट। ये इसकी डेबिट और ये इसकी क्रेडिट। 2 लाइनें लिखूंगा। देखो, मैं प्रॉफिट तो एक ही है, पहले लेना है क्योंकि गलत बांट दिया ना। प्रॉफिट कितने रुपए हैं? 20,000। ये हमने गलती से बांट दिया है, ये गलती से बांट दिया। रॉन्गली डिवाइडेड मतलब क्रेडिट, रॉन्गली डिवाइडेड कर दिया। अब आप इसको वापस क्या करोगे, सुधार करोगे और नाउ आप इसको क्या करोगे, इनके खाते में डेबिट करोगे। किस अनुपात में बांट दिया था? 2 1 1 में, तो 2 1 1 में डेबिट करना है। तो देखो, ये प्रॉफिट और मैं ज्ञात कर लेता हूँ। प्रॉफिट को हमने साझेदार ऐसे लिख देता हूँ, स्पेस की कमी है ना, इसलिए स्पेस का मतलब अंतरिक्ष नहीं, यही। और मैंने सीधा टोटल लगा दिया, 2/4, 1/4 और 1/4। लाभ की राशि कितनी है? 20,000। राइट, 20,000 को जिस अनुपात में क्रेडिट किया ना, उसी अनुपात में क्या करना है, डेबिट करना है। कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व करके मुझे बताओ। ये देखो, मैंने इससे रिड्यूस किया और ये 5,000, तो ये राशि कितनी हो गई? 10,000। अब आप तुरंत सोल्व कर दोगे। ये राशि कितनी होती है? 5,000। और ये राशि भी कितनी हो जाएगी? 5,000। ये हमने इस अनुपात में बांट दिया, तो जिस अनुपात में बांटा उसी अनुपात में लेंगे। जो गलत बांट दिया उसको वापस लेना है, तो वापस लेने के हमें इसके खाते में क्या करना है, डेबिट। तो इसके खाते में कितने रुपए लिखे? 10,000। जहाँ नहीं लिखना वहाँ लाइन कर दो ताकि आपके राशि सही हो जाए। इसके खाते में कितने लिखने हैं? 5,000। ये ले रहे हैं हम, उनको दे नहीं रहे। राइट, और इससे भी वापस कितने ले लो? 5,000। ये तो ले लिया हमने। साझेदारों के पूंजी खाते के डेबिट में है, तो पेंडल के किधर जाएगा? क्रेडिट में। रुपए तो 20,000 ही है। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे, इसी को ही बांटते रहना है। अब इसको सही अनुपात में बांटना है, तो प्रॉफिट तो वही रहेगा। प्रॉफिट तो 20,000 ही है। बांटना है, तो बांटना है मतलब टू बी डिवाइडेड, ये क्रेडिट करना है। राइट, टू बी डिवाइडेड, और ये हमें क्रेडिट करना है
किस रेशो में करना है? सही वाला रेशो कौन सा है? 1:2:2। तो इसमें ज्ञात कर दूं? चलिए यहां ज्ञात कर देता हूं। ए, बी और सी, 1:2:2 है तो कितने हो गए? 5 हो गए। तो चलिए इसका हिस्सा हो जाएगा 2/5। तो जितना हिस्सा ए का होगा उतना ही किसका होगा? बी का। बी का हिस्सा हो जाएगा 2/5 और सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/5। वैसे आपने मेरे से पहले राशि ज्ञात कर ली होगी। रुपए तो 20,000 ही रहेंगे। ये 20,000 रुपये है। ए का जितना है बी का भी उतना है, राइट। तो मैं ए का ज्ञात करता हूँ। 5 से डिवाइड किया तो कितने आए? 4,000। 4,000 को 2 से गुणा किया तो 8,000 इसके, 8,000 ही इसके खाते में। तो इसके खाते में कितने हो गए भाई? 4,000। एक का ज्ञात किया, बाकी अपने आप ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देना है, इसे जो देना है वो उनके खाते में क्रेडिट में। तो एक को देना कितना था एक्चुअल में? 8,000। ये 8,000, राइट। और इसको भी कितना देना था? 8,000। ये भी 8,000 हो गया। इसको कितना देना था? 4,000। ये 4,000 के। अब देखो, अब हमने सही बांटा है, इसलिए इनके खाते में किधर आया? क्रेडिट में। तो पार्टनर्स के क्रेडिट में आता तो पेनल के डेबिट में। फिर इसका टोटल कितना हो गया? 20,000। तो इसमें तो आपके इसमें कोई अंतर आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने वही रुपया लिया और वही रुपया वापस दे दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। रुपये 20,000 ही थे, पहले वापस ले लिए फिर उनको बांट दिए, तो जयराम जी की होगी, हमारे पास कुछ नहीं मिला। अब इनके खातों की टोटल लगाएंगे हम। आप देखो ये तीसरा स्टेप है, इसमें लाभ आनी नहीं है ना, इसलिए वो हट गया और ये तीसरा स्टेप हो गया। तो पहले इनके डेबिट क्रेडिट की क्या लगा लो? टोटल लगा लो। वैसे डायरेक्ट बैलेंस भी याद कर सकते हैं, लेकिन हम क्या है कि एक ही उससे प्रोसीजर से पढ़ेंगे, इसलिए इसकी टोटल लगा दी मैंने। कितनी टोटल है भाई? 10,000। इसकी टोटल कितनी है? 8,000। इसके डेबिट की टोटल कितनी है? 5,000। इसकी कितनी है? 8,000। इसकी कितनी है? 5,000। और इसकी कितनी है? 4,000, राइट। अब बैलेंस याद करते हैं। कौन सी साइड ज़्यादा है? देखो आप, ए का डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है? ए के डेबिट में 10 है, क्रेडिट में 8 है, तो डेबिट ज़्यादा है कितनी? 2,000। तो जो ज़्यादा है वही बैलेंस होता है। ये मैंने डेबिट लिख दिया और ये राशि मैंने लिख दी 2,000, राइट। अब इसमें देखो, बी के डेबिट में कितने? 5,000। क्रेडिट में कितने? 8,000। 8,000 ज़्यादा है, ये कम है, तो जो ज़्यादा है वही बैलेंस होता है। मैंने लिख दिया क्रेडिट। और कितना है भाई? 3,000। शाबाश, हो गया। अब चलिए इसके पास सी का डेबिट 5,000 और क्रेडिट 4,000। कौन सी साइड ज़्यादा है? डेबिट। कितनी ज़्यादा है भाई? 1,000। हो गया ना। अब देखो, डेबिट इसका भी है और इसका भी है। ए के खाते में कितना डेबिट? 2,000। सी के खाते में कितना डेबिट? 1,000। कितने हो गए? 3,000। और ये 3,000 क्रेडिट। अब इसकी एंट्री कर दें, इन दोनों को डेबिट कर देता हूँ। तो ये एंट्री कर दी मैंने। एक तो किसका खाता? ए का। एज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना, और किसको? सी को। ये सी का खाता, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट कौन होगा? बी। ये बीस कैपिटल अकाउंट, राइट। तो बी के कैपिटल को क्या करना? क्रेडिट। ए के खाते में कितने रुपए डेबिट हुए? 2,000। सी के खाते में कितने हुए? 1,000। कुल कितने हो गए? 3,000, राइट। बोलो हाँ कि नहीं? ठीक है। लाभों को गलत बांटना। अगर आपके दिमाग में 10% भी कन्फ्यूजन है तो एक सवाल हम और करते हैं। पढ़ते समय और खाते समय गिनना नहीं चाहिए कि कितनी रोटियां खाई है और कितनी देर पड़ा है, बस खाते रहो, पचाते रहो। लाभ था 20,000, जिसको ABC ने 2 1-1 में बांट लिया। 3 7,000 है ना। तो हमने 20,000 को 2 1-1 में इनके खाते में क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ये बांट दिया और इसके खाते में लिख दिया। जो गलत बांट दिया लाभ, अगर बांटना होता तो क्रेडिट करते, गलत दिया तो वापस क्या किया? डेबिट। साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट होगा तो P&L में क्रेडिट होगा। यही बात पढ़ी थी हमने। और बांटना किस अनुपात बता? 1-2-2 में। तो हमने इस 20,000 को 1-2-2 में बांटा, तो ये 8 8 और 4। अब जब लाभ गलत होने तो एक बात और अच्छी है कि इसमें आपके लॉस या प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि राशि वही है, वही ले रहे हैं, वही बांट रहे हैं। इधर इसको लिया और उसको दे दिया, उससे लिया और इसको दे दिया, तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम तो खाली सेवा कर रहे हैं कि इससे लेकर के इसको देना है।
10,000 8,000 टोटल लगाई तो ए और सी का बैलेंस जितना ज़्यादा था बी का उतना ही कम था। ये सिंगल एंट्री हो गई, समझ गए। अच्छा, इसको सरल तरीके से कर सकते हैं, ये खाते बनाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसमें अनेक प्रोसेस है, तो हम एक ही फॉर्मेट याद क्यों नहीं रखें। और जब सही करेंगे बार बार क्वेश्चन तो एक्यूरेसी अपने आप ही आ जाएगी, इसमें कोई समय लगने वाला नहीं है। तो ये हमारा लाभों का गलत विभाजन का हो गया क्वेश्चन। तब तक के लिए टेक रेस्ट, बी हैप्पी, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।